एक आवाज गूंज उठी। नागफनी नागों का वो झुंड शिकार करने के लिए ड्रैकुला और उसके साथियों को घेर चुका था। बलौर के जाल में फंसकर राजा नागनाथ के सारे योद्धा मारे जा चुके थे, लेकिन ड्रैकुला अभी खड़ा था और वो बहुत गुस्से में था। अगले ही पल मानो बिजली कड़की। नागफनी नागों को समझ भी नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो समझ के भी क्या कर लेते। ड्रैकुला बिजली की तरह मूव कर रहा था। उसके पंजे नागफनी नागों के जिस्म को चीर रहे थे। ड्रैकुला उन नागों को मारने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान अपनी ओर बढ़ रहे खतरे पर गया ही नहीं, जिसने ड्रैकुला को उठाकर दूर फेंक दिया। सेनापति, ये तुमने क्या किया? राजा नागनाथ और अनीता हैरानी से सेनापति पदम सिंह की तरफ देख रहे थे, जिसने ड्रैकुला को एक टक्कर में दूर उछाल फेंका था। ड्रैकुला ने इस हमले की उम्मीद नहीं की थी। उसने ऐसी जोरदार टक्कर आज तक महसूस नहीं की थी। वो मर नहीं सकता था, लेकिन उसे अपनी हड्डियों के चटकने और दोबारा जुड़ने का दर्द महसूस हो रहा था। बिग मिस्टेक। सेनापति, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? राजा नागनाथ के सवाल के जवाब में सेनापति पदम सिंह गुस्से में बोला, पागल? पागल तो तुम सब हो जो महामहिम बलौर को मारने चले हो। अरे वो तो हम नागों के लिए ही तो लड़ रहे हैं। आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप कर रहेंगे? कब तक इंसान इस धरती पर राज करते रहेंगे और हम नाग उनके पैरों तले कुचले जाते रहेंगे? कौन किसे कुचल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरे पैरों के नीचे दम तोड़ेगा, ये बात तो तय है। ड्रैकुला ने सेनापति पदम सिंह की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पंजे पदम सिंह को फाड़ देने के लिए उसकी गर्दन की तरफ लपके। अचानक पदम सिंह ने ड्रैकुला की कलाइयों को पकड़कर उसे हवा में घुमा दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अगर महामहिम बलौर का आदेश तुझे जिंदा उन तक लाने का ना होता तो मैं तुझे यही मार। I hate dialogues। पदम सिंह बोलने में बिजी हो गया था और ड्रैकुला ने उसी का फायदा उठाकर जमीन से उछलते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मार दी। पदम सिंह लड़खड़ाया और अगले ही पल एक भारी भरकम मुक्का उसकी नाक पर लगा। जब तक ड्रैकुला को मार ना दो तब तक मारना बंद नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ड्रैकुला मर नहीं सकता। जानता हूँ तू मर नहीं सकता, लेकिन तुझे मारना है भी नहीं। महामहिम बलौर का आदेश है तुझे जिंदा उन तक लाने का। ड्रैकुला और पदम सिंह एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दोनों ही युद्ध कौशल में माने हुए लड़ाके थे, इसलिए एक दूसरे के हमले को रोक पा रहे थे। अगर तुझे मुझे पकड़ना ही था तो दिन में क्यों नहीं पकड़ लिया? उस समय तो शायद मैं तेरा सामना भी नहीं कर पाता। पदम सिंह एक योद्धा है, एक नागवंशी राजपूत, और राजपूत को युद्ध लड़कर जीतना पसंद होता है। ये दोनों ही गजब के फुर्तीले थे। ड्रैकुला बिजली की गति से अटैक कर रहा था, लेकिन पदम सिंह भी किसी नाग की तरह लहराकर उसका सामना कर रहा था। मुझे ड्रैकुला की मदद करनी चाहिए। नहीं महाराज, आई डोंट थिंक सो। व्लाद जब फाइट कर रहा होता है तो वो पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। ऐसे में वो आपको भी चोट पहुंचा सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, व्लाद से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अनीता का सोचना सही था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, पदम सिंह का पलड़ा हल्का पड़ रहा था। ड्रैकुला के आगे उसकी नाग जैसी फुर्ती भी धीमी पड़ने लगी थी। ड्रैकुला ने पदम सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पदम सिंह संभल पाता उससे पहले ही ड्रैकुला ने उसके पैरों को पकड़ लिया। हाँ? हाँ? ड्रैकुला अब उसकी एड़ियों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमा रहा था। पदम सिंह का उड़ता हुआ जिस्म किले के बगल में पड़ी बड़ी बड़ी चट्टानों से जोर से जा टकराया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पदम सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उसकी तलवार उड़ती हुई उसके हाथ में आ गई। पर्वताक्ष ड्रैकुला, तुम्हारी मौत का कारण बनेगी मेरी ये मायावी तलवार। पर्वताक्ष नाम की वो तलवार इस समय सेनापति पदम सिंह के हाथों में थी। वो उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल उसकी तलवार चमकने लगी। उसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी।
पदम सिंह के हाथों में चमकती उस तलवार को देखकर राजा नागनाथ चिल्ला पड़ा। केयरफुल काउंट, वो पर्वताक्ष है, महान नाग योद्धा पर्वताक्ष की तलवार। कहते हैं उसके वार से भूकंप आ जाते हैं। अगर इसका वार किसी इंसान को लग जाए तो तब तो अच्छा है ना कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो इंसान नहीं है ना ड्रैकुला, तो फिर आगे बढ़ और देख ले कि ये तलवार तेरा क्या हाल करती है। सेनापति पदम सिंह ने कसकर अपनी दोनों मुट्ठियों से तलवार को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंज उठी। ये क्या कर रहा है पदम सिंह? महामहिम बल्लौर, तुझे एक सीधा सा काम दिया था, ड्रैक्युला को यहाँ तक लाने का, वो भी अधमरी हालत में, लेकिन तू तो उसे मारने में लग गया। मैं अभी उसको आपके पास लाता हूँ। रहने दे, जो तूने करना था वो कर लिया। और वैसे भी जो मर नहीं सकता उसको तू क्या मारेगा रे? अब चुपचाप वो कर जो मैं कह रहा हूं। बलौर ने न जाने पदम सिंह को क्या समझाया, लेकिन अगले ही पल वो ड्रैकुला की तरफ दौड़ पड़ा। ड्रैकुला भी उसकी तरफ दौड़ा। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी पदम सिंह नाग रूप में आ गया और तेजी से लहराते हुए ड्रैकुला के रास्ते से हट गया। ड्रैकुला को चकमा देते ही पदम सिंह वापस इंसानी रूप में आ गया और दौड़ते हुए वहां पहुंचा जहां राजा नागनाथ और अनीता खड़े थे। किसी को कुछ समझने या फिर संभलने का मौका नहीं मिला। पदम सिंह ने एक जोरदार वार करके राजा नागनाथ को गिरा दिया और अगले ही पल उसने अनीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरे छोड़ो मुझे। ये देखकर ड्रैकुला की आंखों में खून उतर आया। अनीता को छोड़ दे कायर, मुझसे भीड़। तुझसे भिड़कर अपना और महामहिम बल्लौर का समय नहीं बर्बाद करूंगा मैं। तुझे ये लड़की चाहिए ना, तो अंदर आ जाना और आकर महामहिम बल्लौर के आगे अपना सर झुका देना। अगर वो चाहेंगे तो ये लड़की तुझे वापस मिल जाएगी। और ध्यान से, कोई चालाकी मत करना। अरे छोड़ो मुझे। पदम सिंह अनीता को खींचकर नवरत्नगढ़ के उस किले के अंदर ले गया। ड्रैकुला को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने आज तक किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखी थी, इसलिए उसे इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसका कोई अनुभव नहीं था। न जाने क्यों, मगर वो हारा हुआ महसूस कर रहा था और उसकी यह हालत उस साधु से नहीं छुपी थी। दुविधा, असमंजस, एक धर्म संकट की स्थिति, यही महसूस कर रहे हो ना व्लाद? परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जो तुम्हारे अंदर के मनुष्य को जगा रही हैं। अब तुम्हारा निर्णय तय करेगा कि इस धर्म संकट से कौन बाहर निकलता है, मानव या राक्षस। ड्रैकुला के सामने अब दो रास्ते थे। अनीता को बचाने के लिए सरेंडर कर दे या फिर उसकी चिंता करे बिना आगे बढ़े और बलौर का अंत कर दे। ड्रैकुला के आगे तो दो रास्ते थे, लेकिन जमीन के नीचे नर्क में इब्लिस को अपने आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय हार के। वो इस समय दुआत की जंग में बुरी तरह से पिट रहा था, लेकिन अचानक से उसको उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। अब तू गया अनुबेस, देख कौन आया है। मेरा दोस्त लूसीफर अपनी सेना के साथ आया है। वो अब तू अकेला है और हम दो। अनुबिस ने नजर उठाकर देखा। लूसीफर की सेना रुक चुकी थी और उसके आगे एक विशाल काले रंग के चमगादड़ पर बैठा हुआ था प्रिंस ऑफ डार्कनेस, लूसीफर। वेलकम लूसीफर, तो तुम भी आ ही गए। अपने दोस्त इब्लिस की हेल्प करने आए हो, तो रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अनुबिस के अंदर अभी बहुत फाइट बाकी है। लूसीफर ने अनुबिस की बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा होकर कभी इब्लिस तो कभी अनुबिस को देख रहा था। फिर वो अपने चारों तरफ देखने लगा, जहां अनुबिस के योद्धा इब्लिस के शैतानों को मार रहे थे। लूसीफर के चेहरे पर इस समय एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। क्या हुआ लूसीफर, अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे क्या? इस बार अनुबिस की सवाल का जवाब मिला। लूसीफर हल्के से मुस्कुराते हुए बेहद शातिर अंदाज में बोला, दोस्त, मदद? क्या बात कर रहे हो डियर अनुबिस? और
और तुम रुक क्यों गए? ओह ओह ओह, मेरी वजह से क्या? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन। आई एम जस्ट हियर टू सी वॉयलेंस। क्या बोल रहे हो लूसीफर? तुम बस ऐसे ही देखते रहोगे? आई एम सॉरी इब्लिस, पर मैं क्या कर सकता हूं? यू नो द रूल्स, हाँ? तुम्हें पता है कि उस नर्क में कुछ नियम बनाए थे, और उसके हिसाब से हेल का कोई भी गार्डियन या गेट कीपर दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा, और उसके बनाए नियम कौन तोड़ सकता है? ओके अनुबस, प्लीज कैरी ऑन। इब्लिस हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा अनुबिस। दुआत की जंग में कौन जीतेगा इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन लूसीफर के आने से सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। और लूसीफर, वो तो बस मुस्कुरा रहा था। एक खुराफाती मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ रही थी, जिसका मतलब शायद कोई भी नहीं जानता था।